हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 9th क्लास है और पॉलिटिकल साइंस का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो हम डेमोक्रेसी को देख रहे थे, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताओं को पढ़ा, उसके स्वरूप को जानने की कोशिश की कि लोकतंत्र होता क्या है, किस प्रकार का है, कैसे होता है। ठीक, इसको हम लोग आपका देख रहे थे। ठीक है, और इतना हम लोग आपका कर चुके थे और इतना हम लोग इसमें जान भी चुके थे। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला, कि जहां पर आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष आपका चुनाव होता है, उस मुकाबले की बात हम लोग आपका करेंगे और इसको देखेंगे। चीन की संसद को कावांगो रेमडियन दवाइलो दुहु यानी कि राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के प्रति 5 साल बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। कितना होते हैं? कि प्रत्येक 5 साल में क्या होते हैं? वहां आपके चुनाव होते हैं। इस संसद को देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करने का अधिकार है। बेसिकली जो चुनाव होते हैं, इन चुनाव से क्या होते हैं? राष्ट्रपति की क्या होती है? नियुक्ति होती है। ठीक, इससे पूरे चीन में करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव करने से पहले भी उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को मंजूरी लेनी होती है। किसे लेनी होती है? जो आपका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसे क्या लेनी पड़ती है? आपका मंजूरी जो है आपका लेनी पड़ती है। अब कह रहे हैं कि 2002 से 3 में चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके संबंध में कुछ छोटी पार्टी के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति थी। यानी कि वहां हर कोई जो है वो आपका चुनाव जो है आपका नहीं लड़ सकता। हर कोई क्या नहीं कर सकता? आपका चुनाव ही कर सकता। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती रही है। और जो वहां चाइना के अंदर अगर आप गवर्नमेंट देखोगे तो एक ही पार्टी आज तक वहां शासन करती आई है और उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, और आपको पता है कि हमने चाइना की जो संसद है उसका नाम क्या रखा है? ध्यान देख लीजिए आप एक बार, मैं आपको वापस बता रहा हूं। दुहाई, इसे क्या कहा गया है? राष्ट्र की संसद। ये चाइनीज भाषा में इसका नाम है। क्लियर है? कह रहे कि 1930 में आजादी होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। 1930 में कौन आजाद हुआ? मैक्सिको। मैक्सिको में क्या हो गया? एवरी 6 ईयर पर क्या होता है? राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं, चुना जाता है उसको। देश में सभी फौजी भाई शासन या तानाशाही आई है, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में आप देखेंगे पीआरआई पार्टी के नाम से ही हर बार ये जीत करती है। एक पार्टी है कोई पीआरआई करके, ठीक है, यही आपका जीती आई। विपक्षी दल चुनाव का हिस्से पर लेती है, पर उन्हें भी वहां कभी जीत हासिल नहीं हुई। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल में जीत करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। यानी कि कुछ ना कुछ इस तरह का हथकंडा अपनाती थी और क्या थे? हथकंडे को अपनाकर वो आपका चुनाव जो थे वो जीत जाते थे। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टियों में बैठकर जानना अनिवार्य था कि सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र और छात्राओं के माँ बाप को पीआरआई को वोट देने के लिए कहें। क्या कहें? पीआरआई को वोट देने के लिए कहें। मीडिया ने जब तक विपक्ष दलों का आलोचना की और उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज किया, कई एक बार कदम अंतिम क्षणों में मतदान को सिर्फ एक जगह से हटाकर आपका दूसरी जगह कर दिया, जिससे अनेक लोग वोट को आपका नहीं डाल पाते थे। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान में काफी पैसे खर्च करती थी।
क्या करती थी? काफी जो पैसे थे वो आपके खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपनाना अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ें तो आज यह लगता है कि ऐसा नहीं है। यह सिर्फ काफी सारी आपकी समस्या है। और चीन में चुनाव लोगों के सामने वास्तविकता एक कैसी है? गंभीर है और विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासन दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार को ही वोट देना होता है, यानी कि जो ने स्वीकृत कर रखा है उसी उम्मीदवार को क्या करना है, जो वोट है, जो आपका वोट जाएगा वो उसी को ही आपका जाएगा। क्या हमें इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? अब देखिए, कहीं पर क्या है, लोगों के सामने वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता और जो लोग शासन में है बस वहीं उनको वोट देना है। ठीक। अब देखिए, मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता कहने का विकल्प होता है कि असफल में कहा जाने के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह वह भारत दल को पराजित नहीं किया, लोगों को चाहने पर भी नहीं। वह वहां चुनाव निपक्ष नहीं थे, और कह रहे कि वहां जितने भी आपका चुनाव होते थे वो आपका निपक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता को गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना भी पर्याप्त नहीं था। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्प के बीच चुना और स्थिति होना चाहिए। लोगों के पास ऐसा विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत का सामना अक्सर हो सके। कैसा हो सके? हार जीत का जो सामना है वो आपका हो सके। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में और जानेंगे। किसमें पढ़ेंगे? अध्याय जो 3 है उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे और उसको देखेंगे कि बेसिकली अध्याय 3 में है क्या। ठीक है। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे वहां शासन प्रणाली में चुनाव हो रहा है, क्या कुछ चीजें हैं, इसको हम लोग आपका जानकर, एक व्यक्ति एक वोट का मोल। पहले हमने पढ़ा है कि किसी एक लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ था। किस पे था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर जो था जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी तरह से दुनिया में मान लिया गया है। किसी भी व्यक्ति को मत के समान अधिकार से वंचित के उदाहरण कम नहीं है। कह आज भी लोगों को अपने मत देने से जो वंचित करते हैं उसके उदाहरण बहुत हैं। जैसे 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सोच कर देखिए। एस्टोनिया में यहाँ अपने नागरिकों के नियम कुछ इस तरह से बनाए गए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मत देने का अधिकार हासिल कराने में मुश्किल हुई। सोचिए, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। फिजी के चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल भाग से ज्यादा था। यानी कि जो आपके फिजी में लोग रहते थे वहां के लोगों के वोट का मूल्य ज्यादा था। किससे? जो भारतीय मूल के लोग थे। लोकतंत्र राजनीति समानता के लिए बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जानेंगे। लोकतंत्र में हर एक वयस्क व्यक्ति को, एक नागरिक को होना चाहिए। हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इसको और अच्छे से आपका पढ़ेंगे और आपका समझेंगे। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, हम देखते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट है क्या। चलिए, अब आप मुझे बताइए, क्या भारत में समान वयस्क मताधिकार है? क्या कोई ऐसा वर्ग है जो किसी वोट इत्यादि से आपको वंचित हो? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई है तो बताएं।
अब देखिए, कानून का राज और अधिकारी का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश में जनु पीएफ दल का राज है, जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की। इस नेता ने रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद ही शासन कर रहे थे। जनता चुनाव नियत रूप से होते थे। सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति जिम्बाब्वे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके से भी अपनाए जाते थे। क्या थे? गलत तरीके से। अब देखिए, देख लिया। और क्या करने लगे थे? वो लोगों को परेशान करने लगे। जो उनके विपक्षी थे उनको गड़बड़ी करते थे, उनको परेशान किया और उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई। सरकार विरोधी प्रदर्शन और आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ऐसा कानून भी था कि जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन रेडियो पर सरकार का नियंत्रण था, हर चीज पर, ठीक है। और उनके प्रति सिर्फ शासन दल का ही विचार प्रसारित होते थे। अब कह रहे हैं कि अखबार स्वतंत्र थे और पर उन पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसले की आपकी परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ जाते थे। उन्होंने जजों के तबादले कर दिए। 2017 में मुकम्मले को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। कह रहे हैं जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की जरूरत है। कि बार बार क्या हो, लोकतंत्र पाए, ये लोगों की जरूरत है, पर इतनी ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता ही अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। कह रहे कि जो आपके लोकप्रिय नेता हैं वो ही क्या हो सकते हैं? वो डेमोक्रेटिक के लिए खतरा हो सकते हैं, जिन्हें आप बहुत लोकप्रिय मान रहे हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, और उतना ही नहीं कि चुनाव से पहले और बाद की स्थिति पर ही नजर डालिए। और कह रहे कि चुनाव से पहले सत्ता के पक्ष में विरोधी समूह के कामकाज समेत तरह तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर गुंजाइश नहीं रही, और इन पर सभी नागरिकों के आपके बुनियादी अधिकार का जो आदर है वो होना चाहिए। सोचने लगे और अपनी राय बनाने में जो आपका है, सार्वजनिक रूप से अपने विचार को व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने, राजनीतिक गतिविधियों को ही आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, कहने कि ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक, क्या है? ये सारी चीज आपकी होनी चाहिए। अब देखिए, कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए, और कह रहे कि इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका करनी चाहिए, जिनके आदेशों पर पालन सभी लोग करते हैं। इन अधिकारों को हम अधिक विस्तार से आपका चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। कह रहे कि ये कानून क्या है, इनके विषय में हम चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि किस तरह से और अलग अलग देशों में शासन व्यवस्था है, पत्ती चल रही, इसको समझिए। देख लिया? है ना? इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके लागू होते हैं। एक लोकतंत्र सरकार सिर्फ इसी कारण से मनमानी नहीं करती कि उसमें चुनाव जीता जा सके। उसे कुछ बुनियादी तौर तरीके का पालन करना होता है। खास तौर से अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है।
हर प्रमुख फैसले लंबे विचार के बाद ही लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और आपके संविधान द्वारा दी जाती हैं। ठीक, और ये सभी ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि स्वतंत्र व्यक्तियों के प्रति उनकी जवाबदेही भी है, और इनके बारे में हम ज्यादातर विस्तार अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषताओं को रेखांकित कर सकते हैं। लोकतंत्र सरकार, संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकार की लक्ष्मण रेखा खींचने में कम करती है। परिभाषा का सारांश। आइए अब तक हुई आपकी चर्चाओं को समेटे। लोकतंत्र इस सरल की परिभाषा से इस बात की शुरुआत होती है कि लोकतंत्र सरकार एक ऐसा स्वरूप है जिसे शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्या करते हैं? इसका चुनाव लोग करते हैं। कह रहे कि हमने पाया है कि हम कुछ शब्दों के बारे में ही और स्पष्ट ना हो परिभाषा पर्याप्त नहीं है, और अनेक उदाहरणों के जरिए हम एक तरीके से लोकतंत्र के आपके 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। और इनके अनुसार लोकतंत्र शासन में एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासकों को ही सारे फैसले लेने होते हैं। चुनाव के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए कि मौजूदा शासकों को बदल सकें। ये विकल्प और अवसर की सभी लोग समान रूप से उपलब्ध हों। ये चुनाव में इन्हीं सरकार, संविधान बनाना, तय करना, बुनियादी चीजें आपकी इसमें दिखती हैं। ठीक, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी अधिकारों के दायरे से में जो है आपका काम करती है। क्लियर है? ध्यान रखना है इतना। चलिए, लोकतंत्र के कामकाज और उनकी अनुपस्थिति के 5 उदाहरण पढ़ो, और इनका मेल लोकतंत्र की, उनकी प्रशासनिक और आपकी जो आपकी चर्चा है, इनका आपका ध्यान रखना है। ठीक, भूटान नरेश ने घोषणा की कि अगले चुनाव में वे प्रतिनिधि द्वारा आपकी इस सलाह पर काम करेंगे। भारत से आए अनेक तमिलनाडु मजदूर को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं था। क्या था? श्रीलंका में वोट डालने का जो अधिकार था वो आपका नहीं था। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, राजनीति और रैलियों को रोक दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बिहार विधानसभा भंग करने का असंवैधानिक ठहराया। बंगाल की राजनीतिक पार्टी इस प्रकार में सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार नहीं रहे। कि अगर चुनाव हो रहे हैं उस समय भी आपका किसी पार्टी की जो सरकार है वो आपका नहीं होनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका प्रमुख रूप से आपका रखी गई थी। तो ये सारी विशेषता हैं, ये सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना है। चलिए, हो गया इतना। अब कह रहे हैं कि लोकतंत्र ही क्यों? सब लोगों को किसी भी देश में शासन पत्ती करने के लिए डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए? लोकतंत्र ही क्यों होना चाहिए? आपको पता है, मैडम लिंगहदो ने अपनी कक्षा में एक बहस शुरू की, और उसमें इस अध्याय के बारे में पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि उन्हें लोकतंत्र का शासन सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल के सबने के सामने कोई ना कोई आपकी टिप्पणी की और पूछने की भैया डेमोक्रेसी इतनी अच्छी क्यों है? आप सभी इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताना है, और सबको थोड़ी थोड़ी बात की इसमें जरूर कुछ ना कुछ आपका चर्चा करनी है। टिप्पणी का मतलब होता है कि इसमें कुछ आपको इसके नकारात्मक पॉइंट भी दिखाने हैं और कुछ इसके आपको सकारात्मक पॉइंट भी आपको बताने। क्लियर है? ये आपका ध्यान रखना। हम लोकतंत्र तांत्रिक देश में रहते हैं, और दुनिया के भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक चाहते हैं। लोग कैसा हो? डेमोक्रेटिक हो, लोगों का अधिकार चाहते हैं लोग। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहां भी आपको इसे वो अपनाया जा रहा है। सभी महान लोग लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। क्या इन्हीं से स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है? कह रहे हैं कि अगर हम सब कुछ ये कर लेते हैं, क्या इस पर कोई आपका डिस्कशन करने की कोई आपकी जरूरत नहीं है? अब देखिए, समझिए।
लेकिन मैडम लिंगो ने कहा है कि हम किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहते कि बाकी में से मान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कैसा हो रहा है? गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यह गलत रास्ता ही लोकतंत्र हमारे देश के लिए क्या है? आधी सदी से ज्यादा के समय लोकतांत्रिक, और तभी देश में इतनी अधिक गरीबी है। क्या कह रहे हैं? देश में तभी इतनी अधिक गरीबी है। रिवाइंड देश कह रहे हैं कि लोकतंत्र में क्या कर सकते हैं? क्या लोकतंत्र गरीबी का कारण है, या फिर लोकतंत्र में होने के बावजूद आपका ये सारी चीज या आपकी गरीबी वगैरह है जो सभी बनी हुई है? जोनी जो भी है, इसमें सिर्फ क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि इसे शासन के सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में लड़ते हैं और देश की किसी को परवाह थोड़ी है। अब कह रहे पायमेन, फिर भी इन जगह में कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? अंग्रेजी हुकूमत वापस आ जाए तो बाहर से किसी राज का आदेश शासन को बुलाया जाए। कह रहे भैया, अगर तुम ये लोग नहीं चाहते कि ये प्रणाली हो, तुम क्या चाह रहे हो? बाहर से किसी को बुलाएं और बाहर से बुलाए हुए व्यक्ति ही हमारे ऊपर शासन करे? कह रहे पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसा नेता जिसे चुनाव के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में हो, जो कुछ जरूरी हो सके, सबका सक्षम होना चाहिए। सिर्फ ऐसे देश की गरीब और भ्रष्टाचार को खत्म होंगे। कह रहे कोई पीछे से चिल्लाया तो इसको तो आपका तानाशाही कहते हैं। ठीक, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए करेगा तो क्या होगा? भ्रष्टाचार फैलेगा। मैं सिर्फ ईमानदार और साजिदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। कह रहे ऐसा हो जो कोई बहुत अच्छा इंसान हो, मजबूत नेता हो, देश का नेतृत्व करे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, यही ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श लोकतंत्र के तानाशाही से हो रही है। हमें लोकतंत्र की तुलना लोकतंत्र के साथ वास्तविक तुलना से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं होती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि उन्हें अपने सत्ता से हटाया भी नहीं जा सकता। मैडम लिंगतो ने इस पर चर्चा को पूरे दिलचस्प से सुन रही थी। अब इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। तुम सब लोग इन्हें मगन होकर इसमें बहस करने लगे हैं। यह देखकर खुशी बढ़ हुई है। मुझे मालूम नहीं है कि कौन गलत है। यह तो लोग आपस में सुलझाएंगे और लोग खुले दिमाग से बात करेंगे। अगर किसी को आपको रोकने की कोशिश होती है तो क्या आपकी जरूरत की बात करने की सजा दी जाए, तो निश्चित ही रूप से आपको बहुत बुरा लगता है। क्या आप ऐसे देश को देख कर सकते हैं जहां लोकतंत्र में हो? क्या लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? कह रहे क्या आप लोकतंत्र में जो आप बात कर रहे हैं और जो ये तर्क दिया जा रहा है कि ये तर्क बहुत अच्छा है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो लोकतंत्र के खिलाफ का जो तर्क है, इसको हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल लोकतंत्र, मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आपके नजर में किस तरह का लोकतंत्र होना चाहिए? क्या उस लोकतंत्र की विशेषता होनी चाहिए? और किसको आप लोकतंत्र की सही परिभाषा को आपका मानते हैं, ये आपको देखना होगा। चलिए देख लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, और जिसको जो बचा है एक बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई डाउट, कोई गौर होगा नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।